प्रणाम मित्रों। मैं एक भारतीय राजनीति के अजीब से सच की तरफ इंगित करना चाहूंगा, आपका ध्यान उन्मुख कराना चाहूंगा। कांग्रेस के माई बाप, क्योंकि मेरा तो राष्ट्रपिता नहीं है, मैं तो नहीं मानता। इस राष्ट्र के पिता तो राम और कृष्ण नहीं है, प्रभु राम प्रभु कृष्ण नहीं है, तो एक मामूली लफंगा कैसे राष्ट्रपिता हो सकता है। मैं उसके विरोध में हूं, मगर उसके जीवन के कुछ ऐसे सत्य जिन्होंने भारत की राजनीति पर, धर्म पर बड़ा प्रभाव डाला, वो इतिहास से बिल्कुल विलुप्त कर दिए गए। उनमें से एक पाप, जिसे बहुत लंबे अरसे तक स्वतंत्रता संग्राम सिखाया गया, वो मोपला यानी खिलाफत मूवमेंट है। अब उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ लिया, कम्युनिस्टों ने भी पल्ला झाड़ लिया, मुस्लिम लीग ने भी पल्ला झाड़ लिया, जमात इस्लाम कुछ नहीं बोल रही, किसी सबके मुंह में दही जम गया है। कोई खिलाफत मूवमेंट पे बात नहीं कर रहा। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर दूं। प्रथम विश्व युद्ध में जो धुरी राष्ट्र थे, केंद्रीय राष्ट्र थे, जर्मनी के साथ तुर्की था, और इधर जो उससे लड़ रहे थे यानी ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि, भारत भी उनमें सम्मिलित था। हम अधीन थे, हमारा एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के अधीन था, वो भी लड़ रहा था। अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्की को पराजित किया और उसके बाद तुर्की के तिक्का बेटी बिखेर दी। ये जो इराक है, ईरान है, सीरिया है, लीबिया है, कतर है, ओमान है, लेबनान है, मिस्र है, सऊदी अरब है, ये सारे और इस तरह के जाने कितने दर्जनों टुइयां छोटे छोटे, इन सब के टुकड़े बखेर दिए गए, तुर्की की खिलाफत खत्म कर दी गई। इस्लामी केंद्र वर्तमान में सऊदी अरब और शिया राजनीति का केंद्र ईरान है। एक मजेदार बात है कि सैकड़ों सालों से इस्लाम की राजनीति का केंद्र सऊदी अरब नहीं था, तुर्की था। तुर्की की खिलाफत के खिलाफ, उसके विरोध में, खिलाफत और मुखालिफत का अंतर स्पष्ट करता चलूं। खिलाफत का कई बार लोग अर्थ विरोध लेते हैं, खिलाफत का अर्थ विरोध नहीं है। खलीफा जिस क्षेत्र पर राज्य करता है उसे खिलाफत कहते हैं, और विरोध के संदर्भ में जो शब्द है वो मुखालिफत है। तो खिलाफत के विरोध में अरब के क्षेत्रों को अंग्रेजों ने उकसाया। ये लोग भी थे। सऊदी अरब इब्ने सऊद के नाम पर है, और उन्होंने इसको ढेर कर दिया, इसके टुकड़े कर दिए। भारत में खिलाफत के पक्ष में आंदोलन खड़ा हुआ। आश्चर्यजनक बात है, जिसका कुछ तुर्की की खिलाफत से लेना देना नहीं, चूंकि भारत का मुसलमान उसके अधीन भी नहीं था। भारत में जब मुगल सत्ता कुछ क्षेत्रों में थी, तब भी खलीफा के अधीन भारत के मुगल नहीं थे। पैसे भेजते थे, कई बार सेना से भी सहायता की उन्होंने, मगर खलीफा के अधीन नहीं थे। उनके जो विरोध हैं, उनकी जो अपनी लंबे लंबे अपने नाम के आगे जो दुमछल्ले जोड़ते थे मुगल बादशाह, गाजी और बुत शिकन और फलाने और ढेमाके, उसमें खलीफा लफ्ज भी इस्तेमाल करते थे। वो खुद को खलीफा कहते थे, मगर पैसे भेजते थे। मक्का में पैसे जाते थे, खलीफा के पास भी पैसे जाते थे। तो उसके तुर्की की खिलाफत के पक्ष में भारत में आंदोलन का कोई मतलब नहीं। न तो भारत का मुसलमान या भारत पर प्रभावित, अंग्रेज भारत की बात कर रहा हूं, राज्य जो थे प्रिंसली स्टेट, उनकी तो कोई बात ही नहीं।
ये इस तरह से है कि आज हम दिल्ली में इस आंदोलन करने बैठ जाएं, भूख हड़ताल पे बैठ जाएं या आमरण अनशन करने लगे कि सऊदी अरब में इलेक्शन में औरतों को वोट डालने नहीं दिए गए, क्योंकि औरतों को वोट डालने के लिए जो पोलिंग एजेंट्स हैं विभिन्न पार्टियों की, वो औरतें होनी चाहिए, वो इतनी नहीं है, इसलिए उन्होंने डालने नहीं दिया। तो भारत में हम इसके लिए आंदोलन करें कि सऊदी अरब में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। मगर ऐसी बौड़म वाहियात हरकत में गांधी ने कांग्रेस को झोंक दिया। कांग्रेस में गांधी अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए मरे जा रहे थे। किसी तरह से कुछ बड़ा, कुछ चमत्कारिक, कुछ अजीब सा, ऊट पटांग सही, मगर कुछ नया कर दिखाएं। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, ये फिरंगी मेली लखनऊ के जो हैं, इन लोगों ने, इनके पूर्वजों ने शुरू किया था। उसमें गांधी ने कांग्रेस से बिना पूछे, बिना उसकी वर्किंग कमेटी की सपोर्ट लिए कांग्रेस को झोंक दिया। खूब हंगामा हुआ, कई लोगों ने विरोध भी किया, और सबसे ज्यादा प्रमुख विरोध था वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने किया, जो बाद में पाकिस्तान के लीडर बने। विरोध हुआ, गांधी ने किसी की नहीं चलने दी। मोहम्मद अली जिन्ना तो भारत छोड़ के लंदन चले गए, वहां वकालत करने लगे, राजनीति छोड़ दी। खैर, आंदोलन हुआ। आंदोलन ध्वस्त होना ही था, ढेर होना ही था। कोई बहुत जोशीली तहरीक थी, बड़ा आसमान फाड़ देने वाले नारेबाजियां होती थी, मगर उसका कोई लक्ष्य नहीं था, क्योंकि तुर्की भारत में नहीं था, भारत का राज्य नहीं था, अंग्रेजों के अधीन नहीं था, अंग्रेज चाहते तो भी कुछ नहीं कर सकते थे। फिर खुद तुर्कों ने खलीफा को लात मार के भगा दिया, अरब खुद ही अलग हो गए। भारत के मुस्लिम लीडर्स ने, जो अली भैया थे और ये जो हमारा पहला शिक्षा मंत्री बना मौलाना आजाद, इन कमबख्तों ने तो ये भी कोशिश की थी कि सऊदी अरब इसे हेड करे, अब खिलाफत यहां पहुंच जाए, यानी इस्लामी शक्ति बटनी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर सारा आंदोलन जो था ये इस्लामी आंदोलन था, जिसमें कांग्रेस को डाल दिया गया। हुआ, असफल हो गया। आज का जमाना नहीं है, मोबाइल, टेलीफोन, ये सब नहीं। इस आंदोलन में मालाबार में, जो केरल का क्षेत्र है, वहां तकरीबन 34-35% मोपला थे। मोपला सऊदी अरब के मुसलमानों के वंशज हैं, जो भारत में आ गए और यहाँ की भाषा मलयालम ही बोलते थे, मगर अपने पूर्वजों पर वो गर्व करते थे। उनके लीडर्स ने ये घोषणा कर दी कि दिल्ली पर अफगानिस्तान के अमीर ने आक्रमण कर दिया है और भारत में अब कुफ्र और दीन की लड़ाई शुरू हो गई है, जिसको मोपला विद्रोह कांग्रेस के लोगों ने, ये मोपला नरसंहार था। इतना भयानक हमला हिंदुओं पर हुआ। एक सामान्य आकलन के अनुसार, प्रतिवेदन जो वायसराय को दिया गया है उसको पढ़ेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। फिर भी एक सामान्य आकलन के अनुसार न्यूनतम 20,000 हिंदुओं की हत्याएं हुई, 1,000 से अधिक मंदिर तोड़ दिए गए। गांधी लज्जित नहीं हुआ, उसने मोपला हिंसक काम करने वाले, नरसंहार करने वालों का पक्ष लिया। ये बात यहां तक बढ़ी कि कांग्रेस का एक ढंग का विरोध प्रस्ताव भी पारित नहीं हो सका। जिन लोगों ने यह हत्याकांड किए, उनको ग्लोरीफाई किया गया। गांधी ने स्वयं इनको ग्लोरीफाई किया और स्वतंत्र भारत में कम्युनिस्टों द्वारा विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके इसके हत्यारों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया गया, क्योंकि उन लोगों को अंग्रेजों ने सैक किया था, दंडित किया था, जेलें दी, फांसियां लगाई, हत्याएं की थी। कानून का अपना काम करेगा। उनको, उनके लिए पेंशन बांधी गई, उनके परिवारीजनों को पेंशन दी गई।
कांग्रेस इसमें सहमत थी। केरल में दो ही पार्टियों की सरकार रही है, तो कम्युनिस्ट या कांग्रेस। कांग्रेस रोक सकती थी, मगर नहीं, कांग्रेस ने इसको डिटो किया। कंटिन्यू होता रहा। एक अजीब चीज है कि भारत में राष्ट्रीयता अब तक परिभाषित नहीं है। राष्ट्रीयता का आधार यह है कि जो 1947 से पहले जो अंग्रेजों से लड़ा, या जिसने अंग्रेजी कानून नहीं माने, या जिसे अंग्रेजों ने दंडित किया, वो देशभक्त, और जो अंग्रेजों के साथ वो देशद्रोही। यानी 47 से पहले जिसने जाली नोट छापे, नकली सिक्के बनाए, जिसने रेप करे, चूंकि अंग्रेजों ने उसको सजा दी, इसलिए वो देशभक्त। आपको ये हास्यास्पद लग रहा होगा, मगर ऐसा है। मोपला उपद्रव की जड़ें टीपू सुल्तान और उसके हरामजादे बाप, ये दोनों सुअर थे, दोनों के दोनों। मेरा रोंगटे खड़े होते हैं, इतना गुस्सा इन दोनों हैदर अली और टीपू सुल्तान के प्रति है, जिनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया गया है, जिनके डाक टिकट निकले हैं। ये चूंकि अंग्रेजों से लड़े, इन्होंने एक एक दिन में हजारों हिंदुओं को कटवाया है। कुर्ग में वहां के स्थानीय हिंदू आज भी दीपावली नहीं मनाते, क्योंकि दीपावली के दिन टीपू ने भयानक नरसंहार किए थे, तो वो आज दिवाली नहीं मनाते। वो कहते हैं कि ये तो काला दिन है। मगर ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसलिए घोषित कर दिया गया कि वो अंग्रेजों से लड़ा। भारत की राष्ट्रीयता अंग्रेज के विरोध या अंग्रेज का पक्ष लेने से निर्धारित होती है। इसकी मूल राष्ट्रीयता कुछ नहीं है। यहां बाबर आता है तो उसके बारे में यह है कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली, जैसे कोई बाग लगाया हो, कोई पेड़ लगाया हो। भयानक नरपेशाच हत्यारों को ग्लोरीफाई किया जाता रहा है। उसके बाद उसकी औलाद, उसके बाद उसकी औलाद, उसके बाद उसकी औलाद, और ऐसी ऐसी बकवास इतिहास में मैंने स्वयं अपने कोर्स में पढ़ी है। 7वीं या 8वीं के कोर्स में एक किताब थी जिसमें यह था कि हुमायूं बहुत बीमार पड़ा, तो बाबर ने प्रार्थना की, अल्लाह से दुआ की कि इसकी बीमारी मुझे लग जाए, और उसके चारपाई के 7 फेरे जने 3 फेरे जने 11 फेरे लिए, और उसके बाद बाबर बीमार पड़ गया और हुमायूं ठीक हो गया। न तो हुमायूं की किसी किताब में इसका जिक्र है, न बाबरनामा में इसका जिक्र है। ये इतिहासकार कम्युनिस्ट और कांग्रेसी जिन्होंने इसे ग्लोरीफाई करने के लिए ऐसी ऐसी बेहुदा बातें लिखी हैं। तो खैर, मैं अपने विषय पर लौटता हूं कि मोपला नरसंहार जिसमें हिंदू मारे गए, केवल उसको यह बताया गया कि वहां के स्थानीय जमींदारों के खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया। जमींदार मुसलमान भी थे, किसी भी एक भी मुस्लिम जमींदार पर कुछ नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, हिंदू ही मारे गए। और इसको इतने लंबे समय तक इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम भारत का, नेहरू का, कांग्रेस का, गांधी का, इन सब का दिख पढ़ाया गया। मगर अब सोशल मीडिया आ गया है तो हम लोग सच बोलने के लिए स्वतंत्र हैं और ये सारी बातें आ रही हैं। खैर, इस घटना को 100 वर्ष हो गए। अभी 2 वर्ष पहले मल्लापुरम में एक जुलूस निकाला था जमातियों ने, लीगियों ने, इस्लामियों ने। उसमें एक जो परेड थी उसमें एक चीज ये भी थी, वो हथियारबंद परेड कर रहे थे, और उसमें कुछ लड़के नेकर, खाकी नेकर, सफेद कमीज पहने हुए, आरएसएस की ड्रेस जैसी थी वो, और उनके हाथ में रस्सी बांधे हुए, यानी बंधे हुए, वो एक कार्टून जैसा बनाया था कि इनको घसीट के ले जा रहे हैं। उनकी मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट है। उनके लीडर्स आज भी धमकी देते हैं कि मोपला के समय जो तलवारें म्यान से बाहर निकली थी वो आज भी हमारे पास हैं। तो ये समस्या न हो, इससे निपटने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या करें? ऐसा नहीं है कि 100 साल पहले हुआ था, अभी 30 वर्ष पहले कश्मीर में यह होकर चुका है, हम वहां से निकाल दिए गए। 100 साल पहले तो पुरानी बात हो गई। 1947 में हम पाकिस्तान और वर्तमान जिसे बांग्लादेश कहते हैं
इन दो क्षेत्रों से निकाल दिए गए। सब जगह ऐसे ही भयानक नरसंहार हुए थे, दबाव की राजनीति हुई थी। इस समस्या का मूल क्या है? मूल यह है कि हमारी जनसंख्या धर्मांतरित होके दूसरी विचारधारा में चली गई, जो इस राष्ट्र, इस देश के विरोध में है। अपनी जनसंख्या कम न हो, शत्रु बोध के साथ शत्रु की जनसंख्या कम की जाए, इसकी कोई भी योजना समाज को लेनी पड़ेगी।